नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर इस बीच, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक के मामले में मथुरा की अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है। जिला जज मथुरा की अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जिला जज मथुरा की कोर्ट ने श्री कृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। जिला जज मथुरा की कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया। जिन पक्षों को नोटिस जारी किया गया उनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट शामिल है। मथुरा जिला कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सिविल कोर्ट ने भगवान की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था, विश्व में भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, हर श्रद्धालु याचिका करने लगे तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान की ओर से भी मथुरा की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा विवाद 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, जिसका स्वामित्व मांगा जा रहा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षों को नोटिस, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस जारी हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला, याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है। और अब देखिए, जिला जज कोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले खारिज कर दिया गया था याचिका को। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार, सभी विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजा गया है। मथुरा में जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि को लेकर, जिसके स्वामित्व की मांग की जा रही श्री कृष्ण विराजमान द्वारा। याचिका में ईदगाह को हटाने की भी मांग है। इससे पहले सिविल जज की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। अब जिला जज याचिका पर फैसला लेंगे। सिविल जज में पहले याचिका खारिज हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। जिला जज ने जितने भी विपक्षी थे उनको नोटिस जारी किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर मस्जिद पक्ष को जवाब देना है। अगर इस पूरे विवाद की, इस पूरे मामले की बात करते हैं तो हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बता रहा है, उसे हटाने की मांग कर रहा है। 13.37 एकड़ भूमि पर अपना स्वामित्व भी वापस मांग रहा है। दावा यह कि समय जहां मस्जिद है, कभी वहां कंस का कारागार था और वहीं पर कृष्ण का मंदिर था। मुगलों ने इसे तोड़कर यहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। मामले को लेकर मथुरा की सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज हुई, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की और यहां पर यह याचिका स्वीकार कर ली गई। और आज इसी याचिका को स्वीकार करने को लेकर फैसला होना था। सिविल जज की कोर्ट में भले ही इसको खारिज कर दिया गया, लेकिन जिला जज की कोर्ट में याचिका को स्वीकार करते हुए बाकी की जो विपक्षी पार्टी है उनको नोटिस भेजा गया है। संवाददाता गगन हमारे साथ में है। गगन, याचिका स्वीकार कर ली गई है। इस वक्त जो पार्टी है जिनकी ओर से याचिका दायर की गई थी, चाहे वो श्री कृष्ण विराजमान की बात हो, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रिएक्शन इसके बाद? जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि जब जिला जज ने जो है याचिका को जब अपने यहाँ दाखिल कर लिया, उसके बाद जो है याचिका करता है काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुगल शासन में जो है गलत तरीके से ईदगाह मस्जिद को बनवाया गया था और उसमें जो है चारों पार्टियों को खिलाफ जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अभी जो साधु संत समाज है उनके किस तरह के रिएक्शंस है? क्योंकि पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी तो उनमें से कुछ ये कह रहे थे कि उन्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। जी हाँ, मैं बता दूं, अभी पिछली बार जब यहाँ इन्होंने जो है मथुरा के सिविल जज के यहाँ जब अपील दायर करी थी, उस समय साधु संत का कहना था कि बाहरी लोग हैं यहाँ आके जो है मथुरा प्रेम की नगरी है, यहाँ पे जो है ये ऊधम कराना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इस बार जब इन्होंने जिला जज यहाँ ये अपील दायर की है, उसके बाद अभी तक जो है कोई भी इस तरीके का बयान सामने नहीं आया है। अच्छा, इस बार जब ये याचिका स्वीकार की गई है, पिछली बार जिन तथ्यों के आधार पर सिविल जज कोर्ट ने इनको खारिज किया था, यहां पर जो क्या आधार अपनाया गया जिसकी वजह से याचिका को स्वीकार किया गया? पिछली बार जब ये याचिका खारिज की गई थी तो जज का कहना था कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं। अगर प्रत्येक भक्त इस तरीके से कोई भी याचिका, धार्मिक स्थल को लेके कोई भी याचिका या अपील करता है तो जो है जुडिशियल की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इस बात को कहते हुए जो है जूनियर डिवीजन जज ने जो है, सिविल जज ने जो है ये याचिका को खारिज कर दिया था।
लेकिन अभी जिला जज ने लगातार 12 तारीख को 2 घंटे वादी पक्ष की दलीलें सुनी और आज जो है जिस स्तर पे खारिज किया गया था, निचली अदालत ने जो खारिज किया था उस खारिज करने के आदेश को भी सुना और आज भी वादी पक्ष की लगातार दलीलें सुनने के बाद जो है उसे एडमिट किया है। बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस हम लौटेंगे। लेकिन देखिए इस बीच ये बड़ी खुशखबरी उन भक्तों के लिए है जो कि चाहते हैं कि ये जो पूरी 13.37 एकड़ की जो जमीन पर मालिकाना हक है, जिस स्वामित्व की मांग की जा रही है, वो मिलना चाहिए। क्योंकि कई याचिकाएं पहुंची और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस भी जारी हुआ है। मथुरा की अदालत ने इन तमाम विपक्षी जो पार्टी हैं उनको भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला है। बलिया गोलीकांड में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक फरार। मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बलिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा, लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या हुई थी। बलिया के डीएम ने कहा निरस्त होंगे आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल कल करेगा बलिया का दौरा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देखेंगे कैसे धुआंधार फायरिंग की जाती है, वो भी एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में। मामले भले ही कार्रवाई के आदेश हुए हों लेकिन फिर भी अब तक गायब हैं धीरेन्द्र सिंह। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार। अब तक 7 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्तार। एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात, कुल 6 गिरफ्तारी। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। बिल्कुल हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 24 घंटे नहीं, आज रात तक। सर उसका नाम क्या है जिसकी अरेस्टिंग हुई है सर, वो कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल। ये देवेंद्र कुमार सिंह है और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें और मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं। मतलब ये साथ में थे। इन्होंने भी फायरिंग उसके साथ में किया था। घटना में साथ में थे, मारपीट में साथ में थे और फायरिंग की बात तो केवल मुख्य आरोपी की आई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान। मुख्य आरोपी के बचाव में उतरे हैं बीजेपी विधायक। धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। अगर मुख्य आरोपी गोली नहीं चलाता तो कई लोग मारे जाते। मुख्य अभियुक्त के पक्ष से 6 महिलाएं भी हैं घायल, सभी अस्पताल में हैं भर्ती। उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से और प्रशासन के लोगों से एक विशेष आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि दुर्जनपुर की जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनके पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। यदि गोली से कोई मारा गया है तो ठीक है, गोली मारने वालों को भी दंड मिले, लेकिन लाठी से और डंडे से और राड से मार करके कम से कम 6 महिलाओं को
और दो पुरुषों को मार करके हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं चोटिल करने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। गोलीकांड को लेकर विपक्ष का सरकार पर जोरदार हमला। सपा, कांग्रेस, बसपा यूपी सरकार पर जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश में बलिया की घटना अति चिंताजनक है, मायावती कह रही है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर होगा। यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ चुका है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। ये अखिलेश यादव ने वार किया है। अभी तक एसडीएम, सीओ पर मामले में कार्रवाई हो चुकी है। कई पुलिसकर्मियों को भी किया जा चुका है निलंबित। सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। और देखिए मायावती ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में बलिया की घटना अति चिंताजनक है तथा अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुके। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर होगा, बसपा की यह सलाह है। और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, बलिया में सत्ताधारी भाजपा के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ चुका। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बलिया गोलीकांड पर सपा का हमला। सपा एमएलसी सुनील साजन का बयान है, बीजेपी का गुंडा सरेआम 10 राउंड फायर करता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बचाव में उतर आ चुके बीजेपी के विधायक, तो क्या कल मुख्यमंत्री भी उतरेंगे। बलिया के हत्याकांड से यह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गुंडा अपराधी सरेआम 10 राउंड गोली चलाता है, एक लोगों की हत्या करता है, और वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसके बचाव में उतर आते हैं। अभी आज विधायक बचा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी बचा लेंगे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव की घटना से लेकर के हाथरस की घटना, गोंडा की घटना, बलिया की घटना ने साफ कर दिया कि योगी जी का जाति चेहरा सामने आ गया। आप बलात्कारियों को बचाते हैं जात के आधार पर, दरिंदों के साथ खड़े हो जाते हैं जात के आधार पर, एक साधु की हत्या करने की कोशिश करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं जात के आधार पर, और अब बलिया में एक हत्यारे की मदद इसलिए हो रही है कि वो एक जात विशेष का है। योगी जी आपका जाति चेहरा सामने आ गया है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि संत के नाम पर एक जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर। यूपी सरकार पर बरसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू। यूपी में क्राइम रोकने में सरकार असफल। अजय कुमार लल्लू ने कहा, योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, अपराधी मस्त हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा, युवा और किसान सभी लोग बीजेपी सरकार से परेशान हो चुके हैं। जंगल राज है। मैं पढ़ रहा था कि आगरा में ट्रिपल मर्डर हुआ है। ये बड़े दुख का विषय है। अभी चित्रकूट में एक बेटी के साथ दुराचार होता है, पेड़ में टांग दिया जाता है, न्याय की बात करती है, सरकार के अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मजबूरी में उस बेटी को आत्महत्या कर लेना पड़ता है। पिछले समय 3 बेटियां गोंडा में सो रही थी जिनके ऊपर एसिड अटैक होना। बाराबंकी में एक दलित किशोरी बेटी के साथ दुराचार कर उसकी हत्या होना। कल ही बलिया में जिस तरह का तांडव, खुलेआम गुंडागर्दी, सीओ और एसडीएम के सामने एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, वो भी माफिया के द्वारा, और सरकार के संरक्षण में वो अपराधी आसानी से वहाँ से भाग जाता है। यह प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अधिकारी अपराधी और सरकार मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? उपचुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ 7 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, और जिस तरह युवा बेरोजगारी का
बरेली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बरेली का टॉप 10 अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़। गिरफ्तार बदमाश से तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद। बरेली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बरेली का टॉप 10 अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। गिरफ्तार बदमाश से तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद। बरेली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में बरेली का टॉप 10 अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। का एक टॉप 10 अपराधी था जो पूर्व से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर गौकशी और पुलिस के ऊपर हत्या का प्रयास जैसे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। लगभग 10 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। उसमें इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध शस्त्र बरामद किया गया है और इसी तरह से जो इसका जो साथी है वो मौके से फरार है, उसको गिरफ्तार करने का